दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद। और आज ये प्रेस क्लब में हमने प्रेमचंद जयंती मनाई थी और उसमें दो जो कथाकार हैं उनका सम्मान भी हुआ था। मेघना तरुण साहिबा और एक जगदीश भारती साहब, दोनों यहाँ के बड़े साहित्यकार हैं। उस पर अपना अभिमत भी दिया था भाई साहब ने, अतुल चतुर्वेदी। जो लोग लगातार अखबार पढ़ते हैं और खास करके जो अमर उजाला अखबार पढ़ते हैं वो जानते हैं कि भाई साहब अतुल चतुर्वेदी जी कितने बड़े साहित्यकार हैं, कितने बड़े कथाकार हैं, कितने बड़े लेखक हैं, कितने बड़े व्यंग्यकार हैं और कितने बड़े कवि हैं। ये पाठक अच्छी तरह जानते हैं, फेसबुक पे भी ये एक्टिव रहते हैं। और भाई साहब तो आज दो कहानियों पे अभिमत रखा था। उसमें एक तो थी कुण ऊंच कुण नीच जगदीश भाई भारती साहब की, और एक जो तकनीकी जो उसको लेके भंवर। तो तकनीक वाली में तो ये था कि भाई जो एडिक्शन मोबाइल का है ना। दूसरी कहानी में ये था वो जो हड़ौती वाली थी। तो उस जी जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे उसको हल्का बताया सबने, मेरी बात सुनिए, मैं सवाल कर लूं, मैं सवाल कर लूं। उसको सभी ने लगभग ये कि इस कहानी की तुलना में, मेरा सवाल ये है कि एक कहानी जो हाड़ौती में जो कही वो बड़ी समस्या लगी मुझे, बजाय इस वाली के। वो इसलिए कि वो हजारों साल से वो समस्या है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चलिए मैं आपकी बात करूं इसमें। जी जी। और वो जो तकनीक वाली थी तो वो तो तकनीक तो चेंज होती रहती है, तो तकनीक खत्म तो वो समस्या भी खत्म, कोई और आ जाएगी फिर वो उसका एडिक्ट। लेकिन ये जो जातिवादी की और ये जो छुआछूत की और ये जो मंदिर में नहीं जाने देने की, या ये जो, तो उसी से बहुत सारी जो है दिक्कतें भी पैदा हुई। अब सत्ता जो है इनको बेला फुसला तो रही है लेकिन उनके अधिकारों से वंचित कर रही है, और ये समाज जो है उस चीज को समझ नहीं रहा। तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे ये कहानी ज्यादा वो व्यापक लगी। जी देखिए ऐसा है, दोनों कहानियां, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कहानी हल्की है कौन भारी। हर रचनाकार के पास अपना एक विजन होता है, एक दृष्टि होती है और उसकी अपनी एक परिवेशगत समझ होती है। तो वो जो जगदीश भारती जी की कहानी कुण ऊंच कुण नीच है, वो कोई हल्की कहानी नहीं। वो उस समस्या को उठा रही है जो जातिवाद की समस्या, छुआछूत की समस्या सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से भारत के जड़ों में निबद्ध है, उनकी बात को वो कह रही है। लेकिन उस कहानी को हम अगर शिल्प के तौर पर देखें, मेरा आशय यह था जी जी कि उसका कलेवर छोटा है। दूसरा, कहानी में बाहर बाहर का चित्रण है, बाह्य वातावरण का चित्रण है, पात्रों के कोई संवाद नहीं है, उनके अंतर्द्वंद का कोई चित्रण नहीं है, और उस समस्याओं का जो प्रभाव पड़ रहा है सामाजिक राजनीतिक, उसके बारे में नहीं है। तो मेरे को लगा कि उस कहानी की जो मूल आत्मा है उसको छूने से कहीं वो रह गए और बाहर से स्पर्श करके निकल। आप जो बात तकनीकी कहानी कर रहे हैं, भंवर कहानी की कर रहे हैं, जो मेघना तरुण की है, वो समस्या आज के युग की समस्या है, तत्कालीन समस्या है। और ऐसा नहीं है 2000 में मोबाइल आया और आज आप देख रहे हैं 2026 है, और ये मोबाइल आप जो कह रहे हैं ना, तकनीक ये अपदस्थ नहीं होगी, ये और आगे बढ़ेगी, विस्तृत होगी। मोबाइल से रीलें आ गई, देखिए मोबाइल से दूसरे तरह के शॉर्ट्स आ गए, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। तो इसने इस तरह से गिरफ्त में ले रखा है कि ये कोई हल्की समस्या नहीं है। लेकिन वो कहानी इसलिए अच्छी लगी, या इसलिए उसको मैं मानता हूँ थोड़ी ठीक थी, क्योंकि एक तो मनोवैज्ञानिक उसमें अंतर्द्वंद को दिखाया गया, एक कहानी में वातावरण का चित्रण भी किया गया, एक कहानी जो आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दो को फ्लैशबैक में उसको चलाती है और दो अलग घटनाक्रमों को साथ लेकर बाद में जोड़ती है। इसलिए अगर कहानी के शिल्प के तौर पर बात करें तो ये थोड़ी सी ज्यादा बेहतर तरीके से वो वर्णन कर पाई है। और जगदीश भारती जी की भी कहानी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो कहानी कमजोर है, लेकिन उनने थोड़ा सा लिखने में या मान लीजिए आकलन करने में थोड़ा जल्दबाजी कर दी है, थोड़ा सरसरी तौर पर वो चीजों को ले गए, बस यही अंतर है। दोनों रचनाकार महत्वपूर्ण है, दोनों ज्वलन समस्याएं हैं। छुआछूत की समस्या आज भी खत्म नहीं हुई है, वो भले ही सामाजिक या सरकार के दबावों में या आज थोड़ा अपने को लगता है, लेकिन गाँव में उसकी जड़ें गहरी है, ऐसा नहीं कह सकते। और जो तकनीक की समस्या है, नई पीढ़ी मोबाइल की गिरफ्त में, बड़े लोग भी मोबाइल की गिरफ्त में, वो अपनी एक अलग कहानी है। दोनों को साधुवाद, दोनों को बधाई। आप फेसबुक पे भी एक्टिव रहते हैं। अभी दिनकर की एक कविता का अंश जो आपने लिखा था, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी, ये किस संदर्भ में लिखा आपने? ये उन रचनाकारों के लिए लिखा
जो इस कठिन समय में बोलने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और रचनाकार का काम है व्यवस्था की आलोचना, उसका काम है जनता के पक्ष में खड़े होना। लेकिन कुछ लेखक मैंने देखा कि इस आंदोलन के जेन जी आंदोलन में ना तो केवल छात्रों के साथ खड़े हुए, न युवाओं के साथ खड़े हुए, ना उन्होंने उसके बारे में कुछ टिप्पणी करी, बल्कि उनको और क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको हतोत्साहित कर रहे थे। तो ऐसे रचनाकार, वो देखिए, जो साहित्यकार अपने युग के सत्य को नहीं लिखेगा, वो ना तो प्रेमचंद बन पाएगा और ना वो निराला बन पाएगा, वो हाशिए पे चला जाएगा। उनको चेताने की दृष्टि से वो मैंने दिनकर की 2 पंक्तियां उसमें लिखी। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़े कवि, व्यंगकार और बहुत बड़े लेखक हैं कोटा के, और जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ी समझी जाती है, विदेशों में भी पत्रिका समीक्षक भी है, समीक्षक, जी जी, समीक्षक भी हैं। और जहाँ जहाँ दुनिया में जो ये पत्रिकाएं जो जाती हैं, हिंदी की, उर्दू की, जहाँ जहाँ हमारा साहित्य पहुंच रहा है, तो वहाँ भाई साहब का नाम सब जानते हैं। तो इनके धन्यवाद के साथ मैं, अब मेरे सामने भाई साहब जनकवि जो हंसराज जी भी हैं, तो ये भी जो है, मतलब इनके गीत जनता की जुबान पे आम हैं। और जी जी, और इसके अलावा आंदोलनों में भी ये बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। किसान आंदोलन इन्होंने साल भर चलाया, उसमें बिल्कुल बराबर ये आते रहे। तो अभी महेंद्र जी ने अभी प्रोग्राम किया था यहाँ बारेदरी में, वो इस बात के लिए था कि वो जो अपने रानीगंज में पश्चिम बंगाल में उनकी राहुल सांस्कृतिक जी की प्रतिमा को तोड़ दिया, उसके बाद में धूमिल की भी तोड़ दिया बनारस में। तो इसको लेके आपकी थोड़ी सी, ये थे नहीं आप, ये आप 12 गए हुए थे जी? हाँ, मैं बाहर गया हुआ था, उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से रहता, मुझे जाना पड़ा, एक अलग बात है। पर आप ये देखिए कि सबसे पहले ये नोट कीजिए कि चाहे धूमिल हो, चाहे महापंडित, किसी के नाम के आगे अगर इस देश में लगा है तो उसका नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी है। और राहुल सांकृत्यायन केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में भारत का ज्ञान और मान बढ़ाने वाला महान व्यक्तित्व है। ये जो मूर्तियां तोड़ने वाले लोग हैं, ये सन 47 तक अपना कोई वार गेम बनाए हुए, प्लान बनाए हुए, ये सन 47 तक इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये बच्चों ने अभी पिटाई खा के देख लिया, किसानों ने पिटाई खा के देख ली, ये लगातार जो कुछ हो रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत खरी खरी बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील थी इस समय। और मेरे देश का जो गृह मंत्रालय है, जो पुलिस विभाग है, जो इंटेलिजेंसिया है, सबके लिए वो सबसे ज्यादा निगाह रखने की जगह थी। वहां पे ऐसे लोगों को चुनने का श्रेय किसको दिया जाए? वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसे चोटते लोगों को वहां भर्ती किया और उनको ये काम बदस्तूर करने दिया? और आरएसएस का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता उनका हेड बनकर बैठा था, जिनको चंपत आप राय जी जो भी कह रहे हैं, तो आरएसएस की निगरानी में था। मेरा गृह मंत्रालय, मेरे देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, उसकी नजर में थे और उनके चहेते लोग थे ये सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो आरोप हो गया, ये तो केवल आरोप हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला आस्था का है ही नहीं, सिरे से ही आस्था का नहीं था। ये पूरी जनता को बेवकूफ बना के वोट लेने, राजनीति करने और धन बटोरने का एक साधन था। ये इन्होंने अभी हाल सिद्ध किया है। मेरे देश की जनता के आध्यात्म को, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठग लिया है इन्होंने, और इस देश के अंदर नफरत की ऐसी आग पैदा की है, ऐसी आग पैदा की है कि अब वो राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति गिरा करके क्या राहुल सांकृत्यायन के विचार को खत्म कर देंगे? लेकिन उनका इरादा है, उनका इरादा है कि वो ये विचार ही खत्म हो जाए, स्वतंत्रता का विचार खत्म हो जाए। कल को भगत सिंह ने कहा मैं नास्तिक क्यों हूं, तो भगत सिंह के साथ भी कुछ न कुछ करेंगे। ये ऐसे घृणित लोग हैं जो इस देश को पुरागामी ही नहीं है, सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं और साम्राज्यवाद के कदमों में ये चरण वंदना करते हैं। इस देश की आजादी को न पहले चाहते थे, न वो आज चाहते हैं। तो आप मुझसे राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति के दोस्त पर क्या पूछना चाहते? तुम राहुल सांकृत्यायन को कभी मार नहीं सकते हो, विचार कभी मरेगा नहीं, तुम्हारे मर जाएगी, पर कर रहे वो उनके लिए है। बहुत